उसमें कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। जो ये कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं वो फिर अगले राउंड में जाते हैं। केबीसी में कोई आसानी से कैसे पहुंचे? 3 प्रश्न पूछते हैं। अगर आपके ये तीनों प्रश्न सही होते हैं तो फिर आपको आगे जाने का मौका मिलता है। मेरी काफी इच्छा थी कि फर्स्ट फ्लाइट हो जो मेरी, वो मेरे खुद के पैसों से हो। कितने दिनों के टाइम पीरियड में ये सब सारी प्रोसेस जो केबीसी का होता है वो आपका पूरा हो पाया था? IVR कॉल आने से लेकर के मुंबई जाने तक स्टेशन में सबसे पहले जीके टेस्ट होता है। लगभग 20 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। एक सेकंड के लिए आपकी बारी छूट रही थी, तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? जी, वो एक सेकंड मेरे लिए काफी भारी पड़ रहा था। बारे में काफी जानकारी ली और मैं वहां तक कैसे पहुंची, मेरा क्या संघर्ष रहा, उसके बारे में पूछा। मुंबई जाने के लिए आपको खुद खर्च पे नहीं करना पड़ता, वो केबीसी की टीम देती है। क्या ये इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है? उसमें आपका पूरा का पूरा खर्चा आपका ही रहता है, आप अपने खर्च पे ही जाते हैं। जब ये ऑडियंस पोल लेते हैं तो उसके आंकड़े सही नहीं बताते। केबीसी में हम जा सके तो उनको अपनी प्रिपरेशन किस तरह करनी हो? बेसिकली आपको अपने बारे में काफी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैंने अभी तक मेरे लिए काफी संघर्ष किया है, काफी सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो मैं रही थी, लोग कहने के लिए तो बहुत कुछ कहेंगे, वहाँ पे बैठ करके खेल तो मैं रही थी। मेरी फुआ है और मेरे भैया जो हैं अमन आर्यन, उन्होंने भी मुझे काफी प्रोत्साहित किया है केबीसी में जाने के लिए। तीसरे प्रयास में मैंने पहली बार में ही सारे राउंड्स क्लियर कर लिए और फिर मैं हॉर्टे तक पहुंची। मेरे लिए 6,40,000 भी बहुत मायने रखते हैं। मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ रही थी, उसमें थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी थी मुझमें और घबराहट के कारण मैं थोड़ा गड़बड़ा रही थी। नमस्कार। कौन बनेगा करोड़पति में जाने का सपना सबका होता है, लेकिन सपना हर किसी का साकार नहीं होता। जी हाँ, आज हम हैं झुमरी तलिया के गांधी स्कूल रोड स्थित वैष्णवी भारती के घर पर। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह वह केबीसी में पहुंचे और केबीसी में किस तरह पहुंचकर वो नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया। सबसे पहले वैष्णवी जी, आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम वैष्णवी भारती है। मैं पॉलिटिकल साइंस में इग्नू से MA कर रही हूँ। आप पहला एक्सपीरियंस बताइए, जब वहां पे केबीसी में पहुंचे तो वहां का आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहां पहुंचते ही आपको किस तरह की मतलब खुशी का एहसास हुआ? जी, मेरे लिए तो ये सपने का सच होने जैसा है, क्योंकि मैंने कभी पहले सोचा नहीं था कि मुझे इतनी कम उम्र में वहाँ तक पहुँचने का मौका मिलेगा और सीधे अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिलेगा। तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही नया था। वहां तक आप पहुंचने से पहले किस तरह की आपको परेशानी हुई, जरा वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, वहाँ पहुँचने से पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलने से पहले जब मैं ग्राउंड ऑडिशन में मुंबई गई थी पहली बार, तब मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुंबई जैसा एक महानगर है, वहाँ पे पहली बार जाना, वहाँ की चीज़ों के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं था, तो काफ़ी कुछ जानने को मिला। दर्शकों के मन में काफी सवाल होते हैं, मुख्यतः जो सवाल होते हैं कि आखिर केबीसी में कोई आसानी से कैसे पहुंचे, जो मुख्य सवाल है किस तरह उसकी प्रक्रिया होती है, जरा वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, जब केबीसी की स्टार्टिंग होती है तो उससे पहले मतलब अप्रैल मंथ में लगभग केबीसी में रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो आप उसमें सोनी लिव ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद 10 दिनों तक 10 सवाल पूछे जाते हैं, आपको उनका जवाब देना होता है। अगर आपके सवाल सही होते हैं, उसके बाद कंप्यूटर के द्वारा रैंडमली सिलेक्शन होता है फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट राउंड में। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद आपको एक IVR कॉल आती है। उस IVR कॉल में आपने जो जानकारी दी रहती है रजिस्ट्रेशन के दौरान, उसे कंफर्म किया जाता है दोबारा। उसके बाद वो भी 3 प्रश्न पूछते हैं। अगर आपके ये तीनों प्रश्न सही होते हैं तो फिर आपको आगे जाने का मौका मिलता है। तो मुझे IVR कॉल आया था, मेरे वो तीनों प्रश्न सही थे। उसके बाद एक समय सीमा बता देते हैं कि इतने समय तक हम आपको जानकारी देंगे कि आपका आगे चयन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके बाद फिर कॉल आता है लास्ट में। मुझे आखिरी दिन कॉल आया था, जो मुझे समय सीमा बताई गई थी उसके आखिरी दिन मुझे कॉल आया था। तो उसमें मुझे बताया गया कि मैं आगे के राउंड के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गई हूँ। मुझे ग्राउंड ऑडिशन देना होगा और ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए मुझे मुंबई जाना होगा। उसके बाद मुंबई में मुझे एड्रेस वगैरह SMS कर दिए गए थे। उसके बाद मैं मुंबई पहुंची पहली बार। काफ़ी एक्सपीरियंस काफ़ी नया था मेरे लिए, मुंबई जैसा शहर में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे मुंबई जाने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि मैं घूमने फिरने के मामले में काफ़ी पीछे हूँ। उसके बाद मैं मुंबई पहुंची। थोड़ी ठहरने वगैरह में थोड़ी दिक्कत हुई। काफ़ी देर रात तक खोजने के बाद हमें थोड़ी सस्ते में एक कमरा मिला एक गेस्ट हाउस में।
उसके बाद फिर अगले दिन 2 दिन का मैं वहाँ पे रुकी। उसके बाद जब ऑडिशन की बारी आई तो मैं सुबह को पवार इंटरनेशनल स्कूल में हमारा ऑडिशन हो रहा था। तो उसके बाद ये सारी प्रोसेस हुई। एक जीके टेस्ट होता है ग्राउंड ऑडिशन में। सबसे पहले जीके टेस्ट होता है, लगभग 20 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, 10 से 20 क्वेश्चंस होते हैं उसमें उसका जवाब देना पड़ता है और उसमें कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। जो ये कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं वो फिर अगले राउंड में जाते हैं। अगला राउंड होता है पर्सनल इंटरव्यू का, और ये इंटरव्यू रिकॉर्ड की जाती है। तो उसके बाद मेरा जीके टेस्ट भी क्लियर हो चुका था। तो उसके बाद मैं पर्सनल इंटरव्यू तक पहुंची। मैंने इंटरव्यू दिया। जो मेरे से इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने मेरे बारे में काफ़ी जानकारी ली और मैं वहां तक कैसे पहुंची, मेरा क्या संघर्ष रहा, उसके बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सवाल जवाब किए मुझसे, मेरी जीवन को लेकर के, मेरी फैमिली को लेकर के, हॉबीज़ को लेकर के। उसके बाद उन्होंने भी मेरा जीके टेस्ट लिया। फिर पर्सनल इंटरव्यू में ही फिर मेरा जीके टेस्ट हुआ। 6 से 7 सवाल पूछे गए मुझसे। उसमें से मेरा एक सवाल गलत हुआ क्योंकि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर से रिलेटेड कोई सवाल था जो मुझे उतना ज्ञान नहीं था उसके बारे में। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपका आगे के राउंड मतलब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए अगर आपका चयन होता है तो आपको 1 महीने के या 1 महीने या 1 डेढ़ महीने के अंदर आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद लगभग 1 महीने बाद मुझे डायरेक्ट कॉल आया केबीसी की टीम से। उन्होंने मुझे बताया कि मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया, मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गई हूँ। फिर केबीसी की टीम मुझसे जुड़ी रही। जब तक मैं मुंबई नहीं गई तब तक केबीसी की उसमें कई टीम्स होती है, जैसे कंटेंट राइटिंग की टीम होती है, कंटेंट लिखती है जो, फिर एक ट्रैवल की टीम होती है, इसी तरह करके बहुत सारी टीम्स होती है। वो सारे मुझसे डॉक्यूमेंट की टीम होती है, वो सारे मुझसे जुड़े रहे। जो प्रोसेस था उन्होंने अपना किया। उसके बाद फिर मुझे पहली बार फ्लाइट में बैठने का मौका मिला। हाँ, मेरी काफ़ी इच्छा थी कि फर्स्ट फ्लाइट हो जो मेरी, वो मेरे खुद के पैसों से हो। लेकिन मेरे खुद के पैसों से तो नहीं, लेकिन मेरी काबिलियत से मैंने फर्स्ट फ्लाइट ली अपनी। उसके बाद फिर मैं मुंबई पहुंची। वहाँ पे जो केबीसी की टीम है उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा सारी चीज़ों का। वहाँ पे भी उसका प्रोसेस रहा। फिर अगले दिन शूटिंग के लिए हम लोगों को जाना था। उसके बाद मैंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हम लोग को रिहर्सल करवाई जाती है पहले, खेलने से पहले। वो कंप्यूटर स्क्रीन को कैसे हैंडल करना है, वो टच हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चेक करने के लिए हम लोग को रिहर्सल करवाया जाता है। उसके बाद फिर जब ये खेल स्टार्ट हुआ उसके तीसरी बार में फिर मैं हॉट सीट पे बैठी। ये बहुत अच्छी कहानी आपने बताई और इस कहानी के चलते लोगों में काफी कुछ सीखने को मिलेगा और लोग ये कोशिश जरूर करेंगे कि वो केबीसी तक पहुंच पाए। आप जिस जगह से बिलोंग करती हैं वहां से पहुंचना हर कोई चाहता है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाता। ये जो दरमियान कितने दिनों के टाइम पीरियड रहे और कितने दिनों के टाइम पीरियड में ये सब सारी प्रोसेस जो केबीसी का होता है वो आपका पूरा हो पाया था? जी, लगभग 2 से ढाई महीने लगे थे इसके प्रोसेस को पूरे होने में। IVR कॉल आने से लेकर के मुंबई जाने तक 2.5 महीने लगभग लगे होंगे। वहां जब आप पहुंचे तो वहां पे अमिताभ बच्चन से मिलने से पहले वहां पे किस तरह की बेसब्री आपके अंदर थी? पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे 21 वर्ष की उम्र में ही इतनी, मतलब लोग उनकी जो बंगलो है उनके बाहर इंतजार करते रहते, सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए। मुझे तो बस सामने जा करके बैठ करके बातचीत करने तक का भी मौका मिला, तो मैं काफी खुश थी इसे लेकर के। जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हम लोग देख रहे थे और काफी जो ऑडियंस जो देख रहे थे उनका साफ तौर पे कहना था 2 बार नहीं 3 बार आपका नाम है, शायद चौथी बार में आपका सिलेक्शन हुआ आई थिंक। क्या उस समय आपका क्या माहौल रहा जब एक सेकंड के लिए आपकी बारी छूट रही थी, तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? जी, वो एक सेकंड मेरे लिए काफी भारी पड़ रहा था मुझे। मतलब एक तो यहाँ से इतना संघर्ष करके वहां तक जाना, ऊपर से हॉट सीट पे मतलब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलना, वहाँ पे सिर्फ 4 से 5 कदम की दूरी होती है हॉट सीट तक की। मतलब वहां पे जाकर के हॉट सीट पर नहीं बैठ पाना है, इसमें तो काफी गलानी महसूस होती है अगर कोई नहीं बैठ पाते हैं तो मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। मतलब तो एक डर था मन में कि अगर मैं नहीं बैठ पाती हूँ हॉट सीट पे तो सबसे पहले तो मुझे इस बात का डर था कि लोग क्या कहेंगे। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी कोशिश की। मैं अभी अपना परफॉर्मेंस देख रही थी कि मैं कुछ सेकंड से पीछे जा रही थी। सेकेंड राउंड में तो मैं सिर्फ
1 सेकंड लगभग से पीछे थी। तो मुझे थोड़ा विश्वास था कि हो सकता है तीसरी या चौथी बार में मैं हॉट सीट तक पहुंच जाऊं। कुछ लोग केबीसी देख रहे थे उसमें कि क्या वो 50,000 जो आपने जीता था वो 3.5 लाख के सवाल के बाद, उस 50,000 को आप ऑडियंस पोल आप जीवित कर सकते थे, तो आपने ये मन में क्यों नहीं रखा कि उसको ऑडियंस पोल जीवित करें? पैसे के लिए आप क्यों चुने? जी मैंने जो मैं अपना खेल देख रही थी, अपना नहीं मतलब मेरे से पहले जो 2 कंटेस्टेंट थे, मैंने उनका खेल देखा। तो उन लोग दोनों से मैंने इतना सीखा कि अगर कहीं हल्की सी भी कोई शंका हो तो फिर लाइफ लाइन ले लेना चाहिए। नहीं तो मैंने वो पहले वाले कंटेस्टेंट से ये सीखा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ऊपर तक जा कर के ओवर कॉन्फिडेंस में गलत जवाब दिया और काफ़ी नीचे तक आ गए। उसके बाद जब मैंने दूसरे कंटेस्टेंट का गेम देखा तो मैंने देखा कि उनकी जो ऑडियंस पोल जो लाइफ लाइन उन्होंने ली थी, उनकी कोई काम नहीं आई। और कई बार ऐसा होता है, मैं काफ़ी लंबे समय से केबीसी देखते आ रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि नीचे जो प्रश्न आते जाते हैं, जैसे जैसे प्रश्न ऊपर जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो लोग जब ये ऑडियंस पोल लेते हैं तो उसके आंकड़े सही नहीं बताते, सिर्फ 1-2% से ऊपर नीचे होता है। जब उस समय हम लोग उस समय तो ऐसा फील होता है जैसे कि मैंने फालतू में ही ले लिया। लेकिन मुझे वहाँ पे जो ठीक लग रहा था, क्योंकि खेल तो मैं रही थी, लोग कहने के लिए तो बहुत कुछ कहेंगे, वहाँ पे बैठ करके खेल तो मैं रही थी, वो डिसीजन मुझे लेना था। तो मुझे जो ठीक लगा उसके हिसाब से मैंने ऑडियंस पोल नहीं लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ऊपर तक के प्रश्न में मैं अटकती हूँ और मुझे ऑडियंस पोल लेना पड़ा और अगर आंकड़े सही नहीं आए तो फिर वो मेरे काम का नहीं रहेगा। इसलिए फिर मैंने वो जो 50,000 की जो धनराशि थी वो अपने बैंक में ही लिया। इसलिए मैंने जो मुझे वहाँ पे जो मुझे ठीक लगा, मैं जितना अच्छा खेल सकती थी, क्योंकि घबराई हुई भी थी मैं काफ़ी, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। लोगों के मन में एक सवाल और रहता है कि क्या जब केबीसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपको फाइनल कॉल आता है वहां जाने के लिए, तो क्या वहां के जो यहाँ से जाने के लिए, जहाँ पे आपका होम टाउन है, जहाँ से आपको मुंबई जाने के लिए आपको खुद खर्च पे नहीं करना पड़ता, वो केबीसी की टीम देती है? क्या ये इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या क्या सच्चाई है वो बताइए। जी, जब पहली बार आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा, उसका वेन्यू या तो मुंबई में रहता है या तो दिल्ली में रहता है। तो मुझे मुंबई बुलाया गया था। तो उसमें जो आप ग्राउंड ऑडिशन में जो जाते हैं, उसमें आपका पूरा का पूरा खर्चा आपका ही रहता है, आप अपने खर्च पे ही जाते हैं। उसके बाद अगर आपका उसमें आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, आप चयन हो जाता है आपका, उसके बाद ग्राउंड ऑडिशन के बाद, तो फिर ये सारे खर्चे यहाँ से लेकर के जो रांची से फ्लाइट के द्वारा ले जाया जाता है, तो फिर रांची जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है वहाँ से लेकर के वहाँ पे रहने का, ठहरने का, उसके बाद वो प्रोसेस जो गेम वगैरह खेलते हैं हम लोग, फिल्म सिटी जाने का, उसके बाद वहाँ से आने का, वहाँ होटल पहुँचाने का, उसके बाद जब आपका गेम खत्म हो जाए उसके बाद आपको घर पहुँचाने तक क्या सारा खर्चा होने का होता है। मुझे कहीं से पता चला कि आप शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है, आप साथ उनसे मिलने भी गई थी, कितनी सच्चाई है इसमें? जी, मैं उनसे मिलने नहीं गई थी, बस थोड़ी सी बातचीत के दौरान अमित जी को मैंने सिर्फ बताया था कि मैं शाहरुख खान की फैन हूँ, क्योंकि मतलब वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं। अमिताभ बच्चन ने क्या बोला आपको इसके बाद? जी, मुझे ये बोलने के बाद तो लग रहा था कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि जैसे कि वो सदी के महानायक कहा जाता है उन्हें, वो लेजेंड है वो अमिताभ बच्चन जी। लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, इसलिए मैं तो सिर्फ अपनी पसंद बता रही थी, उनकी इमेज को किसी भी तरह की मतलब ठेस पहुंचाने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं। एक सवाल, आपने थोड़ा बैकग्राउंड बता दें, आपने 10 अपनी कहाँ से पूरी की, 12th कहाँ से पूरी की, ग्रेजुएशन कहाँ से पूरी की, जरा थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा विवरण बता दें। जी, मैंने 7वीं तक की पढ़ाई यहाँ के एक लोकल स्कूल आदर्श विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने 10th CBSE बोर्ड कैलाश राज सरस्वती विद्या मंदिर से की है। उसके बाद मैंने अपना 12th CH+2 इंटरमीडिएट स्कूल से किया है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन यहीं की एक लोकल कॉलेज जगन्नाथ जैन कॉलेज से किया है। उसके बाद मैं फिलहाल इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। आप BPSC का प्रिपरेशन भी कर रही हैं, तो क्या ये BPSC का नतीजा है कि आपका 7 लाख से ऊपर आप BPSC की वजह से जीत सके? जी, BPSC की प्रिपरेशन तो मैंने तो ये जनवरी से ही स्टार्ट की है, तो और पहले से भी काफ़ी हम लोग जो ऐसा नहीं है कि BPSC और UPSC के कारण ही सिर्फ मैं वहाँ तक पहुँच पाई। हम लोग जो बचपन से जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, हमें ये हम लोग कितने जागरूक हैं, हमें अपनी मतलब करंट अफेयर्स की कितनी नॉलेज है, अपने आसपास देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी कितनी जानकारी है,
ये सब भी निर्भर करता है केबीसी में पहुंचने के लिए। अभी 20 या 25 साल के कोई युवा अगर वो चाहे कि केबीसी में जा सके तो उनको अपनी प्रिपरेशन किस तरह करनी होगी पढ़ाई के रिगार्डिंग? पढ़ाई के रिगार्डिंग केबीसी के लिए देखिए, ऐसे तो केबीसी का कोई फिक्स सिलेबस नहीं आता है, लेकिन अगर आप केबीसी को काफ़ी अगर लंबे समय से देख रहे हैं तो आप उसे देख करके ही समझ सकते हैं कि किस किस चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको अपने बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप जिस चीज़ से मतलब आप जिस चीज़ से काम करते हैं, मतलब जिस फील्ड में है, उससे भी प्रश्न आते हैं। जैसे कि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो एक पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आया था। उसके बाद फिर जनरल क्वेश्चंस आते हैं, जीके जीएस वाले, और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब बेसिकली करंट अफेयर अगर आप पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे आपका काम अच्छे से हो सकता है। जी 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 बिल्कुल। जब 3,20,000 का आपका चेक आया उसमें आपके क्या मतलब दिमाग में चल रहे थे और आप अपने पापा जी के पास गए तो क्या बोलकर वहाँ पहुंचे? जैसे मैं जब 3,20,000 की राशि जब मैंने जीत ली तो पहला चेक वहीं से स्टार्ट होता है। तो मैंने अभी तक कोई पैसे नहीं कमाए हैं, इसलिए मुझे पहली बार मतलब इतनी बड़ी राशि मैंने पहली बार में इतनी बड़ी राशि जीती है। और वो भी अमिताभ सर मुझे अपने हाथों से उन्होंने मुझे चेक दिया है। उनका कहना था कि आप अपनी पहली कमाई का क्या करना चाहेंगे। तो मैंने जो ये मैंने जितनी धनराशि जीती थी तो मैं उसे अपने पापा को मतलब समर्पित करना चाहती थी, क्योंकि मेरे पापा ने अभी तक मेरे लिए काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं मेरे लिए, मेरी स्टडीज़ के लिए। इसलिए मैंने उन्हें, आपने जैसे टीवी पे देखा होगा, मैंने वो चेक उन्हें दिया। आपके पिताजी और आपके दादाजी का आपके ऊपर बहुत योगदान रहा, उनको लेकर कितना धन्यवाद कहेंगे और उनसे कितना मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ? जी, पापा और दादा का साथ तो मेरे साथ रहा ही, तो मेरे साथ ही रहते हैं, मुझे काफ़ी प्रोत्साहित करते रहते हैं। और उन्होंने उन तब में दादा का भी कहना था हमेशा कि तुम्हें केबीसी में जाने के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब केबीसी हम लोग तो काफ़ी, मैं तो 2009 से केबीसी देखते आ रही हूँ, काफ़ी लंबा समय हो गया मुझे केबीसी देखते देखते। तो जब ये टीवी पे प्रसारित होता था, जब टीवी पे चलता था ये शो, तो मैं जब ये क्वेश्चंस आते थे टीवी पे, तो मैं मतलब घर में बैठे बैठे जवाब देती थी। तो दादा मेरे या मेरे पापा, वो दोनों जब ये देखते थे कि इसके मोस्टली सवाल सही हो रहे हैं, तो उन्हें लगा कि इसे भी ट्राई करना चाहिए। और इसके अलावा मेरी जो फूआ है, जो सीता कुमारी, जो मेरी फूआ है, और मेरे भैया जो हैं अमन आर्यन, उन्होंने भी मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया है केबीसी में जाने के लिए। मतलब उनका कहना था कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तुम्हारे सवाल इतने सही होते हैं, हो सकता है कि तुम्हारा भी चयन हो जाए केबीसी में, तो तुम्हें भी मौका मिले वहाँ जाने का। मतलब ये आपका पहला अटेम्प्ट था केबीसी के लिए, आप अप्लाई किए थे और पहले अटेम्प्ट में आपने पास कर लिया? जी, इससे पहले भी, मतलब ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, तीसरा प्रयास था मेरा ये। और इस तीसरे प्रयास में मैंने पहली बार में ही सारे राउंड्स क्लियर कर लिए और फिर मैं हॉर्से तक पहुंची। जो शुभम कुमार जो आपके भैया के मित्र हैं, उनसे जब फोन अ फ्रेंड का जब बारी आया तो उनसे आपने एक सवाल पूछा था, वो जवाब का कुछ मतलब कहते हैं ना, उनको भी शायद समझ में नहीं आया। और मुझे मैंने जब केबीसी मैं जब देख रहा था तो देखा कि वो जवाब आपको पता था, तो आप क्यों नहीं 100% अपना वहां देना चाहती थी? जी, इसे आप आत्मविश्वास की कमी कह सकते हैं क्योंकि मैं लगभग जैसा खेल रही थी उसमें थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी थी मुझ में, और घबराहट के कारण मैं थोड़ा गड़बड़ा रही थी अपने खेल में, परफॉर्मेंस मेरी थोड़ी डाउन हो रही थी। लेकिन मैं खेल में बनने की कोशिश कर रही थी, आगे तक खेलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब ये प्रश्न आया मेरे पास 12,50,000 के लिए, तो ये प्रश्न मतलब ये जो सवाल था उसके बारे में मैंने कम से कम 1-2 दिन पहले मैंने पढ़ा था। लेकिन एक होती है ना कि हम लोग पढ़े रहते हैं, लेकिन वो एक धुंधली इमेज रहती है हमारे माइंड में, एक धुंधली इमेज रहती है, वो क्लियर नहीं होती है। जैसे कि आप कोई जैसे वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उस पर आप जब तक क्लिक नहीं करते तब तक वो धुंधला दिखाई देता है, उसके बाद डाउनलोड होने के बाद आपको क्लियर इमेज दिखती है। जी तो मेरे साथ ही वैसा ही हो रहा था। मतलब मुझे लग रहा था कि वो मैंने वो पढ़ा है, रामसर साइज हो सकता है, लेकिन एक जो ना क्लियर इमेज की नहीं, 100% की नहीं यही होगा, वैसा मुझे फीलिंग नहीं आई थी। और काफ़ी वो धुंधला इमेज चल रहा था मेरे माइंड में। और मैंने जैसे कि बताया आपको, मैंने पहले के कंटेस्टेंट को खेलते हुए देखा कि उन्होंने का पहले वाले का तो ओवर कॉन्फिडेंस था,
तो उन्होंने इतना रिस्क लिया और वो इतना नीचे गिर गए। तो मेरे लिए वो पैसे ना, मेरे लिए 6,40,000 भी बहुत मायने रखते हैं। मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ उसके हिसाब से मेरे लिए 6,40,000 बहुत है। तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहती थी कि अगर 1% भी मेरे मन में डाउट है और मैं बोल देती हूँ और बाई चांस अगर गलत हो जाता है तो मैं जितना जीत भी नहीं रही हूँ और उतना खो दूंगी। इसलिए मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने आगे नहीं खेला, मैंने क्विट कर दिया। 3,20,000 का जो चेक है जो आपको मिला उसको आप बाइंडिंग करके रखे हैं, मुझे ये खबर प्राप्त हुई, कितनी सच्चाई है इसमें? जी मैंने बाइंड करके नहीं रखा है अभी, मैं उसे लैमिनेट करवाऊंगी, अभी मैंने करवाया नहीं है लेकिन मैंने उसे सुरक्षित रखा है। यहाँ कोडरमा के जितने भी लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे और उनको क्या कहना चाहेंगे? जी कोडरमा क्या, मैं तो झारखंड या जो भी मुझे देख पा रहे हैं अभी, मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप खुद भी स्वयं भी प्रोत्साहन लें और अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करें केबीसी में भाग लेने के लिए, क्योंकि केबीसी एक शिक्षा से संबंधित शो है। उसमें आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने ज्ञान के बल पे आप अपने परिस्थितियों को या अपने जीवन में एक परिवर्तन ला सकते हैं। देख सकते हैं, कहते हैं ना कि जो आपकी पहली कमाई होती है ना वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होती है, और वो भी कमाई तब हो जब अमिताभ बच्चन से मिले हो, जो सदी के महानायक, अगर उनके हाथ से अगर आपको पहली कमाई आपकी प्राप्त हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी सुखदायक होता है।